बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक नाचीज़ खाकसार। आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है नाज़रीन। हफ्ते का पहला दिन है और बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो चल रही है। आपको पता है कशीदा सूरत हाल है, अदलिया के हवाले से भी, हुकूमत के हवाले से भी और साबका हुकूमत के हवाले से भी, जो सज़ा याफ्ता कह लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। हर कुछ कुछ वक्त के बाद कुछ डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से भी। इस पर हमने लास्ट वीक प्रोग्राम किया था। उस वक्त राना शमीम साहब की तरफ से कुछ इंकशाफात किए गए थे। एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जस्टिस साकिब निसार साहब इन्वॉल्व थे सज़ा दिलवाने में नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को भी। अब क्या हुआ जी कि उसकी एक ऑडियो क्लिप जो है वो मंजर आम पर आ जाती है और वायरल हो जाती है, और उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं हमारे, उनके जो खदशात हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो तासुरात हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं। मुख्तलिफ लीडर्स ने मुख्तलिफ बातें की हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो फवाद चौधरी साहब ने उसको एक तो अच्छा, सबसे पहले तो साकिब निसार साहब ने उसको फेक करार दे दिया कि जी कि मेरी आवाज़ ही नहीं है, मैंने तो इसी की बात की नहीं। उन्होंने मामले को वहाँ ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पॉलिटिकल जमातें वो इसको इतना इतना शायद ईजीली नहीं लेट गो करेंगी। दूसरी तरफ जो है फवाद चौधरी साहब ने जो है वो अपने ट्विटर के ऊपर एक और वीडियो शेयर की है, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने ये बताया है कि ख़ास तौर पे जनाब ये जो साकिब निसार साहब हैं, ये जब एक वीडियो में बात कर रहे हैं, लोगों से खिताब कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ अल्फाज उन्होंने शेयर किए हैं कि वो अल्फाजों को निकाला गया और उससे जो है एडिट करके ये वीडियो बनाई गई है। और उनको लग रहा है कि ये अदलिया के खिलाफ और ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कार्रवाई और एक मुनज़्ज़म जो तरीका है उसके साथ ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से जितने भी पार्टी के बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाया है कल उनसे मुलाकात के लिए। ख़ास तौर पर इस हवाले से भी, अदलिया के हवाले से जो अचानक ये खबरें इस तरह की गर्दिश करने लग गई हैं, सो इस हवाले से भी डेफिनेटली हम देखते हैं कि आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि ऑडियो क्लिप जाहिर करती है कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह टारगेट करके सियासी अमल से अलग किया गया, क्योंकि ये वो वक्त था जब इलेक्शन होने वाले थे। उससे पहले उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को अलग किया गया। इस तरह की ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे वो इस बात का अंदिया दे रही हैं। और इसके साथ साथ जी जबकि चौधरी निसार साहब ने जो है वो बात की है, साकिब निसार साहब ने, उन्होंने गुफ्तगू की, एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये सब फेक है और मैं इसको तस्लीम नहीं करता। अब ये सिलसिला आगे हमने देखना है कि जाता कहाँ पे, क्योंकि बिकॉज एक तरफ जो हुकूमत है वो है, दूसरी तरफ जो है आपको पता है कि ऑलरेडी मरियम साहब बहुत एक्टिव हैं, शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव हैं, नवाज शरीफ साहब गो के इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगले इलेक्शंस के लिए वो भी तैयारी कर रहे हैं। सो इस वक्त इस सूरत हाल में क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया जाएगा, अब अगला लाइमल क्या होने वाला है, क्या इसको फेक करार दे के कोई पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी? अब तक तो कोई ऐसा एक्शन नजर नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट में, या कोई सू मोटो लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? इसके ऊपर भी जो है हो सकता है कि इस पर फर्दर आगे कोई डेवलपमेंट आए। लेकिन आज मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना सीरियस हो सकता है, बिकॉज इस तरह की जो एलिगेशंस हैं वो अगर अदलिया के निज़ाम पे हमारे आएंगी और इस तरह की क्लिप्स की एग्जाम्पल जिस तरह मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें मंजर आम पे आएंगी, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं। और ये बहुत ही हमारा बहुत ही मोतबर इदारा है जिसके बारे में बात की जा रही है। इससे पहले ठीक है जी, चले, मुझे बताया जा रहा है कि हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ साबका जस्टिस साहब ज्वाइन कर चुके हैं सिंध हाई कोर्ट के, शाइक उस्मानी साहब, उनकी तरफ बढ़ता हूँ, उन्हीं से आगाज़ करते हैं इस मौजू का। सर अस्सलाम वालेकुम। जस साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर थोड़ा सा कानूनी पहलू से मुझे बताइएगा। अब देखें, एक ऑडियो क्लिप भी आ गया, जब लास्ट वीक आपसे बात हो रही थी तो उस वक्त ऐसा कुछ मंजर आम पे नहीं आया था, सिर्फ एक बयान था राना शमीम साहब का। अब एक क्लिप आ गया, उस क्लिप को साकिब निसार साहब ने सबसे पहले खुद तरदीद कर दी कि मैं नहीं हूं, मेरी आवाज नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने भी एक वीडियो शायद आपकी नजर से गुजरी हो, एक पोस्ट की है ट्विटर के ऊपर कि देखें इससे अल्फाज निकालकर इस तरह करके एडिट किया गया है और फिर ये मंजर आम पर लाया गया। और एक सोची समझी स्कीम तहरीक है जो चलाई जा रही है मुनज़्ज़म तरीके से अदलिया के खिलाफ और फौज के खिलाफ, ये भी उन्होंने कहा। तो सर सबसे पहले तो बताएं कि आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये ऑडियो फेक लग रही है? मैंने तो देखी नहीं है ऑडियो। अच्छा, आपने देखी नहीं है? जी मैंने देखी नहीं है, लेकिन इस ऐसी ऑडियो की कोई इम्पोर्टेंस कानून की नजर में नहीं होती। ओके, ठीक है। और ऑडियो का जो प्रूफ के जो पैरामीटर्स हैं वो कोर्ट के लिए बहुत मुख्तलिफ होते हैं। राइट सर। उसके लिए प्रॉपर फोरेंसिक होनी चाहिए, ठीक है। शख्स की
आवाज है हाँ। वो कहाँ पे ये रिकॉर्ड की गई है, ओके। किस मौके पर रिकॉर्ड की गई ओके। है, और उसके जो इंटरलॉक्यूटर यानी जिसके साथ वो बात कर रहा है हम्म। वो कौन है, उसका भी अभी तक कोई जिक्र नहीं आया उसका किसके कोई जिक्र साथ नहीं बात आया। कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो वीडियोस होती हैं, ये आजकल के ज़माने में तो वीडियो बनाना तो सबसे आसान काम होता है, और बना करके आप ट्विटर पे डाल दे, व्हाट्सएप पे डाल दे, हर जगह डाल दे। तो इस तरह से लोगों की जिंदगियां तबाह करते हैं लोग ऐसी ऐसी बातें करके। अच्छा, आपको भी चांसेस लग रहे हैं कि ये फेक हो सकती है। अब ये बताएं सर कि अगर ये फेक होती है और एक साबका जज के हवाले से फेक इस तरह मार्केट में चीज आती है, तो उसके ऊपर क्या सू मोटो लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? मौजूदा अभी करंटली जो भी हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं या कोई अदालत सू मोटो ले सकती है? जी नहीं, बिकॉज क्योंकि वो तो अब चीफ जस्टिस नहीं है ना, जी। वो तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है हाँ, ठीक है। पाकिस्तान के। हाँ। अगर उनको कोई शिकायत है ओके। तो वो फिर उसके लिए वो केस दायर कर सकते हैं कोर्ट के अंदर और उसको परसू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उनकी मदद के लिए नहीं आ सकती। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट खुद से सो मोटो नहीं लेगी। चलिए, भी आपने क्लियर कर दिया। अब जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मुझे देखना है कि अब अदालत में इसको इजी नहीं लिया जाना चाहिए और इस पर पूरा वो होना चाहिए, तो वो किस तनाजुर में उन्होंने कहा है कि क्या वो आपको लग रहा है कि जा सकते हैं, हुकूमत जा सकती है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में? हुकूमत यकीनन जा सकती है, उनको कोई रुकावट तो नहीं है, लेकिन जी। अगर हुकूमत ने कुछ करना है तो वो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करें। कोई गलत बयानी की, गलत वीडियो देने की, FIR में इलेक्ट्रॉनिक लॉज बने हुए हैं उसको इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं। लेकिन अब ये तो एक सियासी मामला हो गया। जी जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। एक दूसरे पार्टी जो हैं वो एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई हैं, एक कुछ कहता है कोई दूसरा कुछ कहता है, तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है आजकल। तो इसको उसका फायदा उठाने के लिए दोनों पार्टी अपने अपनी तरफ से कुछ कर रही हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि चलें अब ये मंजर पहले तो सिर्फ एक बयान था जब हमारी लास्ट टाइम बात हो रही थी, अब एक क्लिप भी आ गया है, चलें वो एक अभी मुतनाज़ है, अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता उसके बारे में, लेकिन एक क्लिप आ गया है। आपको क्या लग रहा है कि अपोजिशन जा सकती है? आपके तजर्बे के मुताबिक अपोजिशन जा सकती है कोर्ट में कि हमारे खिलाफ ये कुछ हुआ था? नहीं, अपोजिशन को जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। उनको उन्होंने तो अगर जो पेश कर दी वीडियो जिसके खिलाफ पेश की है वो साकिब निसार साहब है। राइट सर। अब साकिब निसार साहब का काम है कि वो अगर चाहें तो वो कोर्ट जा सकते हैं, तो उनके जो राइट्स हैं वो मजरू हुए हैं, तो वो यकीनन कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब तक कोई गया नहीं है, आप कह रहे हैं वो जा सकते हैं? वो तो नहीं करेंगे ना, वो क्योंकि वो कहते हैं मैंने मेरी आवाज है ही नहीं। ठीक हो गया। अब सर हमें एक बहुत ही मौजूद शख्सियत अब्दुल्ला गुल साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमारे बहुत ही मौजूद रिटायर्ड जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शाइक उस्मानी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, कुछ कानूनी पेचीदगियां उनसे डिस्कस कर रहा था। आप भी माशाल्लाह बड़ी महारत रखते हैं तमाम तर मामलों में। मुबश्शिर बुखारी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सर अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर भाई। सर बहुत सर अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ बिल्कुल आऊंगा, पहले जरा अब्दुल्ला गुल साहब से मैं एक पॉइंट ले लूं। अब्दुल्ला गुल साहब, ये पूरी सूरत हाल आपके सामने है, लेट्स नॉट गेट इनटू द पास्ट, हम नहीं जाते कैसे बयान आया, क्या हुआ, क्लिप वायरल हो गया, उसको फेक कहा जा रहा है। अगला लायामल आपके ख्याल में क्या हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई जाएगा, हुकूमत जाएगी या अपोजिशन जाएगी, या साकिब निसार साहब ऐसा शहरी चले जाएंगे जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, या जो भी उनके खिलाफ एक पूरी कार्रवाई की जा रही है उनको बदनाम करने के लिए? आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जिस तरीके से जस्टिस फाइक उस्मानी साहब मोहतरम फरमा रहे थे, मैं इत्तफाक राय रखता हूं उनसे। और देखें, बुनियादी तौर पे जाने को तो कोई भी जा सकता है, ये जाहिर है, कानून का दरवाजा तो कोई भी कभी भी खटखटा सकता है। देखना यह है कि क्या उसको अदालत एंटरटेन भी करेगी या नहीं करेगी। बहरहाल क्योंकि एक मामला आया है और मेरे ख्याल में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोरम्स मौजूद हैं जिनके ऊपर ये बातचीत चल सकती है। हुकूमत के पास एक लॉ मिनिस्ट्री है और जाहिर है अपोजिशन जो है वो भी कवानीन से जो है बखूबी वाकिफ हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिस तरीके से अभी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में हमने देखा और मौजूद जज साहिबान के ख्यालात भी हमने सुने, तो जाहिर है उन्होंने तो बताया कि हम पे किसी किस्म का कोई दबाव या प्रेशर नहीं है, और जो बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही है। लेकिन असल मसला यह है कि इसको सियासी तनाज़ुर के अंदर एक मौजूद अदलिया जो है उसको एक ख़ास तरीके से निशाना बनाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अदलिया को इस तरीके से आप तनाज़ा बनाएंगे
करेंगे और उसके ऊपर सारा एक जिसको कहते हैं कि आप सारा बोझ उनके कंधों पे डालने की कोशिश करेंगे, तो कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन भी होती हैं और वो मॉरल ऑब्लिगेशन देखनी है। तो मेरा ख्याल है कि शाकिब निसार साहब राइट मैन हैं और वो कुछ टीवी के मैंने चैनल्स के ऊपर उनका थोड़ा थोड़ा कुछ सुना भी है। वो आए हैं, अपीयर हुए हैं, उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया है। देखना यह है कि अब ये मीडिया ट्रायल होगा या ये अदलिया का ट्रायल होगा। तो मसला ये है कि मीडिया ट्रायल से बेहतर है कि जो प्रॉपर फोरम मौजूद है उसके ऊपर जाके ये बात की जाए। बहरहाल ये एक सीरियस मैटर है और आप इसको इस पे वीडियो है या ऑडियो है या जो कुछ भी बातें हैं इसमें उनका फोरेंसिक का एक बाकायदा तरीकाकार मौजूद है और मौजूद अदलिया को चाहिए कि वो इस किस्म की क्यों ठीक है कि फाइक उस्मानी साहब जो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि नोटिस नहीं लिया जाएगा। सो मोटो के लिए जो है वो जरूरी नहीं होता क्योंकि अदलिया की जुरिसडिक्शन जो होती है वो कोई तयशुदा नहीं होती, उसकी एक मॉरल जुरिसडिक्शन भी होती है और मॉरल जुरिसडिक्शन के अंदर मेरे ख्याल में सो मोटो लेना कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि बहरहाल ये अदलिया के वकार की बात है और अगर अदलिया का वकार जो है मजरूह होता है तो आम आदमी में उसका तासुर बहुत नेगेटिव जो है वो पड़ता है। तो ये ठीक है कि एक सियासी मामला है, लेकिन जो भी है क्योंकि मामला मौजूद अदलिया का नाम इसके अंदर और एक साबिक चीफ जस्टिस का नाम आ रहा है तो और फिर दूसरी तरफ से भी एफिडेविट की बात हो रही है और वो भी एक मौजूद जज की जानिब से हो रही है, तो इसको आप ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि अभी सोशल मीडिया की जो बातचीत है मैं वो बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं निकलेगा इसके अंदर, इस दौरान में कोई एक और बड़ा वाकया हो जाएगा, पूरी कौम जो है वो उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएगी और इस बत्ती को छोड़ देगी। मसला ये है कि ये सारे वाकयात तब होते हैं जब हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात पेश आती हैं। ये अभी कुलभूषण का वाकया हुआ, उसके ऊपर बिल पास हुआ, इसी तरीके से दीगर मामलात के ऊपर जो है वो आपने देखा कि किस अंदाज के अंदर अभी जो IMF के हवाले से शराइत आ रही हैं, 30 रुपए जो है मजीद पेट्रोल के ऊपर लेवी जो है वो बढ़ सकती है। तो ये जो मेन इश्यूज हैं उनसे मेरे ख्याल में नजरें चुराई जा रही हैं और नॉन इश्यूज के ऊपर जो है वो लोगों की नजरें मरकूज की। सर मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूँ, मुबशिर बुखारी से भी उनका कमेंट ले लूँ, फिर जस्टिस साहब से एक दो सवाल है उनको मुझे इजाजत भी देनी है। सर आप मुबशिर साहब लिखते भी हैं माशाल्लाह, सीनियर तज्जियाकार भी हैं, जितने हमारे मौजूद इदारे हैं इनके बारे में भी आप अक्सर लिखते हैं, आपके राइटअप्स हैं, बड़ी गहरी निगाह है आपकी। सर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से डिफेम करने की कोशिश की जा रही है हमारे मौजूद इदारों को, जिसमें अदलिया और फौज दोनों का उन्होंने जिक्र किया है। आपको क्या लग रहा है सर, कौन कर रहा है ये, क्यों हो रहा है ऐसा, या वाकई ऐसा है या फवाद चौधरी साहब आपको लग रहा है कि शायद उन्होंने एग्जेजरेट कर दिया थोड़ा? इसको मुनज़्ज़म कैंपेन कहना गैर मुनासिब सा होगा। ओके, क्योंकि अगर आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें तो ये आज की बात तो नहीं है। मेरे नजदीक किस आगे टेप की बड़ी अहमियत है। अगर हिस्टोरिकली आप देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी एक टेप लीक हुई थी जिसमें जस्टिस कयूम साहब जो PMLN के MNAs के भाई थे, बाद में मुशर्रफ दौर में अटॉर्नी जनरल भी रहे, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी उस ऑडियो टेप के लीक होने के बाद, जिसमें सुना जा रहा था कि सैफुर रहमान उन्हें कह रहे थे कि जी उम्र कैद सुना दीजिए, तो वो कहते नहीं ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना बनता नहीं है। तो उसी केस की उसी ऑडियो टेप की बिना पर वो वाला जो कन्विक्शन थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की, वो खत्म हुई। तो आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस तो लेकिन अब वो कह रहे हैं, जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं कि अब वो एविडेंस नहीं माना जाए, शायद एडिटिंग के अब ज्यादा मौके हैं, चीजें हो सकती हैं इजीली, लेकिन चूंकि मामला ये है कि अब फोरेंसिक का भी तो मामला है ना, आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो इस हद तक एडवांस हो चुकी है कि आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इस शख्स की वॉइस है कि नहीं। और ऐसे मामलात में अभी जितने भी हमारे यहाँ पे साइबर क्राइम के केसेस हो रहे हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस के ऊपर ही हो रहे हैं। सर वो कोई अदारा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, केस चलाएगा तो ही वो चेकिंग पे जाएगी ना, वरना कोई अपने पर्सनल एस्पेक्ट में तो करवा सकता है शायद, लेकिन
कौन आपको बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। फिर जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब वाला मामला हुआ। अच्छा। वो मरबूत कैंपेन किसने चलाई, जो उन्होंने बाहर से खिताब किया। अच्छा। उसके बाद काजी फायद ईसा साहब का मामला भी आपके सामने है। तो मामला ये है कि मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इंटरनल रिफ्ट है। दूसरी बात, जहाँ तक साकिब निसार साहब की रही, देखिए इंतहाई कंट्रोवर्शियल वो रहे हैं। PKLI के हवाले से जो पंजाब किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट था, वो अभी तक फाल नहीं हो सका। उनकी वजह से बंद हुआ और हमारे लोगों को जो है, जो गरीब लोग थे, उनको कोई ऐसी सहूलत मैसर नहीं है पंजाब में। नतीजा ये है कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है या फिर सिंध जाना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि मैं जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि PMLN इस टेप को लेके एक पिटीशन फाइल करेगी। वो डिमांड करेगी अदलिया से कि जनाब इसका फोरेंसिक करवाइए और इसको आगे ट्रायल के लिए पेश कीजिए, और अगर वाकई में ऐसा वाकया हुआ है तो फिर उस पर अब अदलिया जाने और उनका डिसीजन जाने। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ इस पे PMLN आराम से नहीं बैठेगी। अच्छा। वो इसको लेके अदालत में जरूर जाएगी। अदालत में जरूर जाएगी, लेकिन हुकूमत को तो ऐसा लग रहा है शायद PMLN खुद करवा रही है। वो तो उस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं PMLN के ऊपर, तो उस पर क्या मान लीजिए अगर वो खुद भी करवा रही है और तो भी ये चली जाएगी। जेन्युइन है, अगर टेप जेन्युइन है और खुद ही लीक की है, तब भी चली जाएगी। और अगर नहीं गई, अच्छा, और अगर नहीं गई तो इसका मतलब टेप जेन्युइन नहीं है, उनको पता है। इसका मतलब है कि फिर वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है। जी जस्टिस साहब, सर जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, सर आपने सुनी गुफ्तगू हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की, उनका पूरा आपने डिटेल। अब सर आपको ये मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? अब जनाब मुबशिर साहब ने फरमाया जी कि नून लीग उनको लग रहा है कि आगे आएगी, लेकिन फॉरेंसिक होना चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया कि फॉरेंसिक होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन कौन सा इदारा करेगा, कैसे होगा? आपको सर, आपकी जाती नौयत में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है आगे फॉर फ्यूचर? ये मामला ठप हो जाएगा? लेकिन लास्ट टाइम आपने कहा था कि मामला शायद ठप हो जाएगा, इतना कोई बड़ा केस नहीं बनेगा, ना कोई इतना सीरियस केस बनेगा। अब ऑडियो क्लिप आने के बाद आपको क्या लग रहा है, ठप ही होगा या फिर आगे बढ़ सकता है मामला? देखिए, ये ऑडियो क्लिप आने की जो मैं रीजन समझता हूँ ये है कि नून लीग ने एक तो पहले राना शमीम को सामने किया, ठीक है, लेकिन उसका जो खास रिएक्शन उनके फेवर में नहीं आया। राइट। अब उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी सामने ले आए। सुना है कि और भी क्लिप्स सामने आने वाले हैं। और भी आने वाले हैं। ओके, चलो, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, वो खबर है। इससे अब फायदा सिर्फ नून लीग चाहती है कि इसका फायदा लिया जाए। ठीक है। फायदा नून लीग ये चाहती है, ये दिखाने की कोशिश करेगी कि जो फैसले हुए हैं उनको बेल न देने के, वो फैसले जो हैं वो प्रेजुडिस थे। ठीक है। वो पहले से प्लान थे। ओके। इस पे ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो नून लीग के ऊपर है। ठीक है, चले, अगर ऐसा, जी आप कंप्लीट करें। अगर नून लीग चाहती है कि इसको इस्तेमाल करे अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए, तो फिर उनको सही तरीके से कोर्ट के जो रूल्स है उसके मुताबिक सबूत मुहैया करे और सामने लेके आए और कहे कि भाई ये वजूहात हैं कि जो इन्होंने फैसले किए वो सही नहीं थे, वो प्रेजुडिस थे। ठीक है। अब एक सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे ख्याल में आज के शो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर नून लीग आती है, आपके कोर्ट में दोबारा से केस ओपन होता है, फॉरेंसिक होता है, वीडियो या ऑडियो क्लिप, चलें लेट सपोज कि अगर वो ठीक साबित हो गई, नून लीग का केस स्ट्रांग हुआ, वो स्ट्रांग फुट पे आके बात करते हैं, केस लड़ते हैं और पता चलता है कि वाकई जी कुछ था, मतलब कुछ उनके साथ गलत हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, या फैब्रिकेट किया गया पूरे केस को, आपको क्या लग रहा है कि अदालत आलिया क्या कुछ फेवर कर सकती है फिर, या ये रिवर्ट हो सकता है डिसीजन फ्यूचर में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, मरियम साहबा के खिलाफ, या जो हो गया वो हो गया? जस्टिस साहब। हो सकता है जी सर आपने मेरा सवाल सुना? जी सर आपने मेरा सवाल सुना? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ प्लीज कि अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है जी कि कोई फैसला जो पहले हो चुका है वो सही नहीं था और वो प्रेजुडिस था, जी सर, सही तरीके से नहीं हुआ था, तो उस सूरत में उस फैसले को वो कलअदम करार दे सकती है। ओके, दे सकती, कलअदम करार, ठीक हो गया, चलें ये भी क्लियर है, ठीक है। और दोबारा से फिर उसकी पूरी तफ्तीश शुरू होगी या बस कलअदम दे दिया? दोबारा केस चलेगा। अच्छा, दोबारा केस चलेगा। वो पुराना फैसला जो है वो रिवर्ट कलअदम हो सकता है।
ठीक हो गया, कलदम हो सकता है। जस्टिस साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपके यकीनी तौर पे वक्त लिया, आपने अपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। हमेशा आप इज्जत देते हैं, आप आते हैं और बड़ी खूबसूरती से आप तमाम कानूनी जितनी पेचीदगियाँ उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद ही हैं। अभी ऑफ कोर्स ये मौजू थोड़ा सा आगे चलेगा, उसके साथ साथ कुछ और मौजूआत भी हैं जिसपे अभी मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुबशर बुखारी साहब सर प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, अब्दुल्ला गुल साहब प्लीज़ साथ रहिएगा। छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे और नए मौजूआत की तरफ बढ़ेंगे। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक और नाचीज़ खाकसार दूसरे मौजू के साथ आपकी खिदमत में। नाज़रीन ऑफ कोर्स कुछ मौजूआत ऐसे हैं जिस पे बात करना साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है और फाइनेंशियल मैटर खासतौर पे इस वक्त आजकल के दिनों में इकॉनमी पाकिस्तान की एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हमें वक्तन फ़वक्तन बात करना पड़ता है। आज भी वीक के आगाज में इकॉनमी के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। एक गुज़िश्ते कुछ अरसे से हम वेट कर रहे थे कि कब ये जो IMF की जो गुत्थी है वो सुलझेगी, कब खबर मिलेगी, कब शौकत तरीन साहब इस हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। वैसे तो बहुत अरसे से कहते आ रहे थे कि बात हो गई है, बात होगी, लेकिन क्या बात हुई है, क्या चीज़ें हैं, वो तमाम तर चीज़ें, उसका कुछ खुलिया जो है वो सामने इस वक्त निकल कर आया। लेकिन आगे अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अभी तो जो सिफारिशात हैं वो आगे भेजी गई हैं और एक अमाउंट है तकरीबन जो पाकिस्तान को मिलने के चांसेस कुछ रोशन हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 1 अरब और 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की अमाउंट है। और शौकत तरीन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, तकरीब से बात करते हुए उन्होंने कहा जी तकरीबन 1 अरब के करीब अमाउंट जो है वो हमें मिल सकती है। ये अगर अमाउंट मिल जाती है तो टोटल अमाउंट तकरीबन हो जाएगी 3 अरब 20 लाख 70,000 डॉलर और ये अब तक की जो मजमूई रकम है जो हम IMF से ले चुके हैं। तो इस हवाले से अभी मजीद मेरे मौजूद मेहमान में ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद मेहमान ऑलरेडी मेरे साथ मौजूद हैं, मुबशर बुखारी साहब मौजूद हैं, शहरोज लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुआशी तज्जियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पहले मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूं, उसके बाद मैं अपने तज्जियाकार जितने उनकी तरफ बढ़ूंगा इस पूरी सूरत हाल को लेकर। सर IMF बड़े अरसे के बाद कुछ एक खबर आई है, कुछ सिलसिला क्लियर होता नजर आया कि जी हाँ मिल जाएगा लोन, इतना मिल जाएगा। सो सबसे पहले बताइएगा इतनी अगर अमाउंट हमें मिल जाती है तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, राइट, इस पर ज़रा बात कीजिएगा। और दूसरा हमें क्या क्या वो ऐसी शराइत हैं जिनके ऊपर हमें एक तो सबसे पहले सर झुकाना पड़ेगा और वो सर झुकाना जो है बहुत महंगा पड़ सकता है हमें। प्लीज सर। देखिए बेसिकली ये जो आज हमें जो हमारे लेवल टॉक्स जो बहुत पहले से चल रहे थे, हमारी टीम वहाँ मौजूद थी वाशिंगटन के अंदर और हमारे डेलीगेशन हमारे पहुंचे हुए थे, टॉक्स चल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी जो ट्रेंच मिलने का हमें एक मंजूरी मिल गई है अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास है अप्रूवल के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर इन द सेंस ऐसे है कि जो हमारी मईशत के जो हालात हैं इस वक्त, जो डॉलर का रेट है, जो हमारा एक्सचेंज रेट है और जो हमारा जो सबसे बुनियादी जो मेन जो इशू है जो चलता आ रहा है, जो हमारा करंट अकाउंट है जो डेफिसिट के अंदर है, तो ऑब्वियसली जब ये ट्रेंड्स आती है तो इससे हमारे एक्सचेंज रेट के अंदर भी हम देखेंगे कि एक इस्तेहकाम आएगा जो इस्तेहकाम आने का नाम नहीं ले रहा है और हम इसकी बहुत जल्द चीज़ देखेंगे कि इसका हमारा इम्पैक्ट करंट अकाउंट के ऊपर भी आएगा। बट ये चीज़ जो है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग अनफॉर्चुनेटली एक डेट कंट्री बन गए हैं, क्योंकि सवाल ये बनता है कि हम IMF के पास अगर आज गए हैं जो हम हमेशा से जा रहे हैं, हमारा कन्वेंशनल मोड बन गया है, तो हम आखिर कब तक के IMF के पास जाएंगे? क्योंकि बेसिकली लेकिन डेट किसी भी कंट्री का सोल्यूशन नहीं होता, इसके ऊपर से हमें अपना इन्हिसार खत्म करना होता है और इन्हिसार इसी तरीके से खत्म किया जाता है कि जब हम फोकस करते हैं अपने रेवेन्यू जनरेशन की तरफ। हमारा रेवेन्यू जनरेशन इस वक्त मैं आपको अगर मिसाल दूं, एक मैं आपको छोटी सी के हमारा अगर कोई एक इंसान है वो अगर 100 रुपए अगर मिसाल के तौर पे अपना रेवेन्यू अर्न करता है, मिसाल के तौर पे वो किसी बिजनेस से रन करता है प्रॉफिट की सूरत के अंदर, या अगर कोई एम्प्लॉय है मिसाल के तौर पे वो सैलरी की सूरत में अगर 100 रुपए अपनी सैलरी ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने एक्सपेंडिचर अगर 100 के अंदर कर रहा है, मिसाल के तौर पे 60 रुपए अपना एक्सपेंडिचर कर रहा है, 80 रुपए कर रहा है या 100 तक भी कर रहा है, तो वो उसके लिए इनफ है। प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर मैं आपको एक इसी मिसाल को रखते हुए समझाऊं तो वो ये है कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो 100 रुपए हमारी अर्निंग है,
लेकिन जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे 400-500 मिसाल के तौर पर, तो इसमें मसला ये आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ कि जो पिछले अब 3-4 साल गुजर चुके इस करंट गवर्नमेंट को, तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि जो 100 रुपए थे, जो मिसाल के तौर पे मेरी रेवेन्यू जनरेशन था, मैंने अपने रेवेन्यू को बढ़ाना था ताकि जो मेरे एक्सपेंडिचर थे वो मैं उसको कम कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो मेरा एक्सपेंडिचर था जो बढ़ा, अब उस एक्सपेंडिचर को मैंने अपने डेट से कंट्रोल किया। डेट से मैंने कैसे कंट्रोल किया? या तो मैंने आईएमएफ के साथ ट्रेंच उठाई, या मैंने किसी से ग्रांट ली, या मैंने लोकली लोन उठाया। उससे मैंने अपने आप के एक्सपेंडिचर को कवर किया, जिससे सबसे बुनियादी जो इम्पैक्ट आया वो ये आया कि मेरा एक तो लोन अमाउंट बढ़ गया, उसके साथ जो मेरा इंटरेस्ट की जो कॉस्ट थी वो साथ साथ बढ़ती जा रही है। अब मैं आपसे एक तीसरी चीज इसमें शेयर करूं कि देखें, हम बेसिकली एक अपने ऊपर रिलायंस कर रहे हैं अपनी इंपोर्ट के ऊपर, और अनफॉर्चुनेटली हमें खुद नहीं पता कि हम कब इस विशियस साइकिल से बाहर आएंगे। हमारा रीजन हमारी इंपोर्ट पर इसलिए है, मैं आपसे इसमें शेयर करता चलूं कि जो हमारा करंट अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, जो हमारा इम्पैक्ट भी करता है हमारी इंपोर्ट के ऊपर कि हम इतनी इंपोर्ट करते हैं और हमारी एक्सपोर्ट उतनी नहीं हो पाती, तो उसका मेन बुनियादी जो मेरे को इशू नजर आता है वो यही है कि वो हम गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि जो हम अपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाकर सेल आउट कर सके। हमारा जो बुनियादी, अगर आप देखें तो हमारा बुनियादी जो एक्सपोर्ट, अगर हम अपना देखें तो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है। हमारा आधे से ज्यादा जो हमारे को रिजर्व्स कमा के देता है वो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर में टेक्सटाइल सेक्टर है। लेकिन हम अब भी अपने टेक्सटाइल सेक्टर को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी इनोवेशन की जरूरत है, ताकि हम देखें, हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को डेट कंट्री से अपने आप को बाहर निकालें। हम आज आईएमएफ के पास हैं, हम पिछली बार भी आईएमएफ के पास थे, हो सकता है कि हम अगली बार भी आईएमएफ के पास हों, क्योंकि हम अपने आप को स्टेबलाइज करने ही नहीं समझ पा रहे कि हमें अपने आप को स्टेबलाइज कैसे बनना है, हमें किस तरीके से चीजों को अपने आप को स्टेबलाइज करके चीजों को इंडिपेंडेंट करना है। ये चीजें नहीं हो पा रही। अनप्रोडक्टिविटी इसी तरीके से आ रही है कि आपकी पॉलिसीज के अंदर, आपकी दूसरी चीजों के अंदर एक जो स्टेबिलिटी होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी अगर आप कोई दे रहे हो तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या वो पॉलिसी ही इतनी लॉन्ग टर्म नहीं चल रही, तो जिसकी वजह से इतना ज्यादा में इम्पैक्ट हम लोग इसको देखते हैं कि ये हमारे करंट अकाउंट को शेकी करता है, और साथ साथ इतनी चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है कि हमारा जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ डेट हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, बड़ा आपने डिटेल में समझाया। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आईएमएफ का एक रोला है, वो अब रोला बढ़ता ही जा रहा है। अब दोबारा से, पहले तो इमरान खान साहब खैर अक्सर इस चीज़ पे टारगेट किया करते थे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो कशकोल लेकर और लोन के लिए पहुंच जाते हैं और वो बाद में पूरी कौम को देना पड़ता है, अगली हुकूमतों को देना पड़ता है। वो जो अमाउंट जितनी भी थी पिछली, अब उसमें के अंदर ऑफकोर्स ये जब अमाउंट आएगी ऐड हो जाएगी। आप कैसे देखते हैं सर ये आईएमएफ की पूरी सूरत हाल को इस वक्त? देखिए, मैं एक तो पिछले टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी ये बता दूं कि देखें, जो कुछ भी वाकया हुआ और नून लीग के हवाले से और ये जो ऑडियो टेप्स वगैरह का सामने आना, जी। ये बड़ा अहम है। उसकी वजह ये है कि एक तो वक्त आप देख लें, इसके टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरी बात यह है कि ये एक सीरीज ऑफ ऑडियो टेप्स मौजूद होंगी। ये एक वीडियो या ऑडियो के ऊपर बात खत्म नहीं होने वाली। दूसरी बात यह है कि ये इसका मकसद है ना, अगर ये आया है या लाया गया है तो इसके पीछे जो मकसद है वो क्या है। ये भी मकसद हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को अब क्लियर किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दाग लग गया है, तो अब उस दाग को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो परफॉर्म नहीं कर रही। अब आ जाते हैं आपके आईएमएफ के ऊपर। देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि न्यूक्लियर कंट्री है, और टेक्निकली जो हमारे न्यूक्लियर फौज के सरबराह हैं वो सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चीफ जस्टिस और पार्लियामान के सामने जवाब दें। अगर नहीं है कोई पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट भी उनकी नहीं है, वो है आपका आईएमएफ के अपॉइंटेड, जो अभी आप देख लें कि ये गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो हर चीज से बालातर है, हर चीज से बालातर है। तो ये क्या, वो तो कहा जा रहा है वो नैब किस में आएंगे हो रहा है। मुझे याद है इकोनॉमिक हिटमैन, बड़ी मशहूर किताब है, और इकोनॉमिक हिटमैन का आपने भी पढ़ा होगा। शौकत अजीज साहब जो आए थे,
वो एक इकोनॉमिक हिटमैन थे पाकिस्तान के, और उन्होंने जिस तरह से हमारी मईशत के ऊपर डेंट डाला, ये अलग बात है कि उस टाइम पे लोग कहा करते थे कि जी मईशत बेहतर है, और जो इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे आपको IMF ने मॉरेटोरियम दे दिया था, और मॉरेटोरियम दे दिया तो मुल्क का पैसा मुल्क में रहा, तो आपको लगा कि तरक्की हो रही है, जबकि कर्ज का वापस तो करना था। मुबशर साहब बैठे हुए हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास डिफॉल्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन दुनिया में 16 ममालिक, जिनमें ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे बड़े ममालिक और बड़ी मईशतें शामिल हैं, वो डिफॉल्ट कर चुके हैं 1936 के अंदर, और वो इनको गलीज कर्जे कह के चुके हैं कि ये ODS लोन्स हैं, ना कौम में सकत्ती देने की, ना कौम से पूछ के लिए गए, और ना ही कौम पे खर्च हुए। अब मसला यह है कि 3.5 साल से या उससे पहले की जो भी सिलसिला चल रहा है, बात यह है कि आप अगर बिजली महंगी कर देंगे, गैस महंगी और नापैद कर देंगे, पेट्रोल पे भी अभी तो लेवी का आपको पता चला होगा जी, तो इंडस्ट्री आसिफ साहब क्या खाक चलेगी? तो जब एक्सपोर्ट नहीं होगी किसी मुल्क में, आप अपने ये जो अखराजात है ये कम नहीं कर सकते, आपको अपनी आमदन बढ़ानी पड़ती है। मसला यह है कि एक छोटा सा कारोबार कोई आदमी पाकिस्तान में शुरू करता है तो आज उसके अंदर उसको बरकत होती है। तो ये मेरा मुल्क जिसके अंदर इतनी अल्लाह ताला ने सहूलतें और फैसिलिटीज दी हुई हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के जो है वो उसके अंदर मौजूद है। एक छोटा सा पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब से छोटा पंजाब इंडिया का है, जो पूरे इंडिया की गंदम प्रोड्यूस करता है, आप इससे अंदाजा कर लें। तो मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन से अनासिर हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अगर एक जाती कारोबार बढ़ सकता है, जिसका जो FBR के नीचे भी आता है, जो दीगर इदारों के भी नीचे आता है, जो कवानीन और कवायद के नीचे भी आता है, तो पाकिस्तान के अगर हेड ऑफ स्टेट जो है वो नहीं कर सकता, तो ये फिर क्यों नहीं हो रहा? हमें जिस तरफ धकेला जा रहा है वो ये है कि आपकी रोटी और आपका मसाइल, आज 30 रुपए बढ़ाने का उन्होंने अंदिया दे दिया है, और ये भी बताया है कि IMF कुछ शराइत लगाई हैं जो हमने अभी उसके ऊपर काम करना है, वो नहीं बताई कि वो शराइत क्या है। और मुझे ये मालूम है, देखें आप, बिजली कर बढ़ाने का भी जो है वो आ गया कि चलते तकरीबन 4.5 रुपए जो है वो मजीद और बढ़ेंगी, और इसी तरीके से और भी गैस की और बाकी लेवीज जो है वो बढ़ाई जाएंगी। कौम में एक शकत होती है, आप मरे हुए को कितना मारेंगे? एक आदमी के अंदर जितना खून है उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकते। फिलहाल आप IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर जब आप जाएंगे तो नतीजा बड़ा वाजे है, और मुझे इसमें अब कोई उभाम नहीं रहा। ठीक हो गया, कि इवेंचुअली वो आपको कहेंगे कि साइज कट डाउन करो, डिफेंस बजट कट डाउन करो, क्योंकि कश्मीर का अब आपका मामला वो हमें लेकर गया है। आपका न्यूक्लियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करो, आप इजराइल को तस्लीम करो, और आपको मालूम है कि इजराइल के हवाले से जो है सॉफ्ट कॉर्नर तो मौजूद है। तो ये वो सारे अवामिल हैं, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तानी कौम रिबेल कर जाएगी, और जब भूखे को आप बिल्कुल जिसके आप बच्चों से रोटी का निवाला ले लेते हैं, तो वो रिबेलियस हो जाते हैं और वो फिर कुछ नहीं देखते। तो मैं ये देख रहा हूं कि खुदा न खास्ता वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ ए फाइनेंशियल कोलैप्स तो हमारा हो ही चुका, लेकिन मसला यह है कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से, माजी और मौजूदा की वजह से कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अपनी गवर्नेंस अच्छी नहीं करते, ये अपने अखराजात। आप मुझे ये बताएं, क्या एंजेलिना जोली ने आके ये नहीं कहा था कि इस मुल्क को तो किसको देना? अभी IMF की मैं आपको बताऊं कि जब ये बात हो रही थी, ये मैं आज की आपको बता रहा हूं कि जब IMF की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो सूट आपने पहने हैं वो हमसे महंगे हैं, जो घड़ियां आपने पहनी हैं वो आज की बात बता रहे हैं, जहां होटल जिन गाड़ियों में आप आए हैं, आपको पता है इसकी वीडियो भी आ चुकी है, वो हमसे महंगी है। तो फिर आप कैसे कर दे? और फिर दरमियान में फोन आया एक, और फोन आया जब ये सारी शराइत तय हो चुकी थी, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के डिफेंस के ऊपर, बजट के ऊपर भी बात हुई है। ये भी आपको वक्त आने पे पता चल जाएगा। ओके, चलें, ठीक हो गया। इस पे मैं आपसे मजीद बात करता हूँ। मुबश्शिर बुखारी साहब, अभी बड़ा जबरदस्त तज़किया दिया अब्दुल्ला गुल साहब ने, काफी एंगल्स को उन्होंने टच किया है। आपसे मेरा सर ये कि कुछ पेश की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। मैं कुछ मसवदा पढ़ रहा था, हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा, ये कहा गया है जी। हुकूमती इदारों की जो इस्तादाद है, गवर्नेंस में बेहतरी और शफाफियत की जरूरत है। टैक्स बेस मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज भी दी गई है, जबकि पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
और काउंटर फाइनेंसिंग एक्शन प्लान पर भी मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। ये भी कुछ एक्स्ट्रा शराइत हैं। आप कैसे देखते हैं सर आईएमएफ के पूरे प्लान को? देखिए, अब्दुल्ला भाई ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं उसको जरा अपने अल्फाज में ट्रांसलेट कर देता हूँ। हमारे कॉलोफेल में बहुत बड़ा तजाद है। एक तो आपने खुद बता दिया, कशकोल लेके नहीं घूमूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, कशकोल नहीं उठाऊंगा। और पुराने हुक्मरान तो एक जगह पे कशकोल लेके जाते थे, ये कभी IMF जाते हैं, कभी सऊदीया जाते हैं, कभी UAE जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, तो ये कशकोल जगह जगह जा रहा है। आप शौकत तरीन साहब की तरफ जरा आ जाइए। ये इन्होंने बेल आउट पैकेज दिलवाया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, और उसके बाद उन्हें दोबारा इसीलिए लाया गया कि ये शायद बेटर बेल आउट पैकेज IMF के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बेल आउट पैकेज दिलवाने के बाद इन्होंने अपना चूंकि बैंक रन कर रहे थे तो छोड़ दी स्लॉट के जनाब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, जबकि अभी भी बैंक उनका है। अब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो एक अजीबो गरीब से मुल्क में हम रह रहे हैं। अब वही बात है कि एक मरीज के जिस्म से आप खून लेने की कोशिश करें, वो मरीज पाकिस्तानी कौम है। ठीक है। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए दोनों भाइयों ने बात की, अब्दुल्ला साहब ने बात की, और जो उन्होंने बात फरमाई वो जरा मैं सीधे से सादा लफ्जों में ये बयान फरमाता हूँ, अर्ज करता हूँ, बल्कि फरमाना क्या है मेरा, वो ये कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपको एक्सपोर्ट की जरूरत है, एक्सपोर्ट के लिए आपको प्रोडक्शन की जरूरत है। आपने पाकिस्तानी कौम को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो प्रोड्यूस कर सके। यहाँ पे कारोबार करना लोकल लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल है, इन्वेस्टर तो आने का नाम ही नहीं लेगा। करप्शन की बात आपने की, मेरा ख्याल है कि करप्शन जो है और मेरा ये बड़ा पक्का यकीन है, ये जो ट्रांसपेरेंसी वगैरह की रिपोर्ट्स आती है ना, ये कंप्रोमाइज होती है। क्योंकि हम रिपोर्टर लोग हैं, हम घूमते हैं, रोज मिलते हैं, रोज जायजा लेते हैं। यकीन कीजिए करप्शन कम नहीं हुई, करप्शन बढ़ी है। ठीक है। और चूंकि बैड गवर्नेंस है ना, चेक्स नहीं है, तो अब वो जिसका जीत जाता है वहाँ पे खांचे लगा रहा है। नैब ने क्या रिकवरी की, जरा उसके फिगर आप निकालिए। सरकारी खजाने में कितने जमा हुए वो फिगर भी जरा कौम को बताइए। ये आपका फर्ज है आसिफ भाई। ये बताइए कौम को कि कितने नैब ने क्लेम किए कि जी हमने इतने रिकवर किए हैं, और खजाने में कितने के उसका ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, वो बताइए हमें। तो जहाँ पे ये मामला हों वहाँ पे यकीनन हम एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। और अब अगर आपको ये रास्ता नजर आता है कि जी आप टैक्सेस लगाएंगे, जो कि हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी लगे हुए बहुत ज्यादा दे रहे हैं। आप फ्यूल प्राइसेस बढ़ा देंगे, बढ़ाइए। आप गैस प्राइसेस बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ा देंगे, बढ़ाइए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी सिचुएशन जो है, क्राइम रेट पाकिस्तान का हाई हो चुका है, इंतहाई ज्यादा। स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बेरोजगारी है, खुदकुशियां आपके सामने हैं, डेस्परेशन आपके सामने है। मुझे खुदा ना हास्ता लग रहा है कि ये जो है ना हुक्मरानों के खिलाफ ही लोग उठना खड़े हों, और ये फ्रस्ट्रेशन कहीं किसी सिविल वॉर काइंड ऑफ थिंग में तब्दील ना हो जाए। और सिचुएशन तो मुझे इसी तरफ जाते नजर आ रही है। आपने भी अब्दुल्ला गुल साहब की एक बात को सेकंड किया है। अब शहरोज साहब सर देखें, बेसिकली मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली जब आप किसी भी से लोन लेते हैं या कोई आपको लोन देता है, तो ऑब्वियसली वो आपकी स्ट्रेंथ देखता है कि आप वेदर उसकी जो चीज है जो आपको लोन दे रहा है, तो वो आप उसको पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो डिफरेंट चीजें देखता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप जो कंट्री है वो ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेड कंट्री है, तो उनका रिलायंस आपकी एक्सपोर्ट पे इतना ज्यादा नहीं होता। वो आपकी एक्सपोर्ट के रेवेन्यू के ऊपर अपने आप को बेस नहीं कर रहे होते, वो ऑब्वियसली आपकी टैक्स कलेक्शन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, वो आपकी लेवीज के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, कि वो आपके वेदर आप केपेबल हैं उनके लोन को पे करने के, इवन आप उनके इंटरेस्ट पे करने को केपेबल है कि नहीं है। तो इसी वजह से उनकी कंडीशंस होती हैं कि आपकी जो टैक्स लेवीज हैं, जो लेवीज हैं आप उनको बढ़ाएं, जो आपके टैरिफ हैं आप उनको बढ़ाएं, जो आपने टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई हैं आप उनको विड्रॉ करें, जो आप एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडाइज करते हैं चीजों को, आप वो सब्सिडीज वापस लें। तो इसका इम्पैक्ट आप ऑब्वियसली देखते हैं कि आपकी जो टैरिफ आप बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जब आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो वो एक आम कंज्यूमर के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है, और इंडस्ट्री के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। फिर जब आप टैक्स एग्जेम्पशन कहीं से विड्रॉ करते हैं
तो आप उन अगर सेक्टर से विड्रॉ कर लेते हैं कि जो सेक्टर्स आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर एक खासा इम्पैक्ट आ जाता है। और लेवीज आप बढ़ाते हैं पेट्रोल की तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट एक आम इंसान के ऊपर भी आता है और ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक आम इंसान से लेके एक मुतवस्सित तबके तक के भी आपका इम्पैक्ट इसका जा रहा होता है। ठीक है। तो बेसिकली इसका हल ये होता है कि जो मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब और इनकी जो माशी टीम थी जो करना चाहिए था, जो ऑब्वियसली वो ये करना चाहते भी थे, मैं ये समझता हूँ, लेकिन जो इनसे हो नहीं सका वो ये हो सकता था कि जो इनकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थी, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऊपर ये लोग काम कर सकते थे, इनको तवज्जो दे सकते थे। पीआईए हो गया, रेलवे हो गया, 300 से ज्यादा ऐसी एंटिटीज थी जो सालाना आपकी जीडीपी को 20% लॉस देती थी। आप उस लॉस को बचने से आप उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते थे, उसको स्पेशलिस्ट फॉर्म हायर करके उसका ऑडिट करा के उसको दोबारा आप रिस्ट्रक्चर करके जीडीपी के अंदर दोबारा उसको कंट्रीब्यूशन में लेकर आ सकते थे। अनफॉर्चुनेटली आप उसको नहीं ला सके। और दूसरी चीज मैं आपको इसमें एक आखिरी ऐड करूँ, वो ये है कि आपका जो सर्कुलर डेट है, इस वक्त आपका सर्कुलर डेट एक मेजर इशू, आपका प्राइमरी इशू बना हुआ है कि जो आपका रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। आपका सबसे बड़ा जो मेजर इशू मैं समझता हूँ वो आपका एनर्जी सेक्टर है कि जो आपको बिलियंस ऑफ लॉसेस दे रहा है। उसमें आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपने लाइन लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, प्राइवेट पावर डेट तो बहुत अच्छे पहले चले जाना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिससे ऑब्वियसली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी, हमें अपनी ऑब्वियसली स्ट्रेटेजीज को बनाना पड़ेगा, एसओईज पर तवज्जो देनी होगी, एग्रीकल्चर अपने सेक्टर को देखना होगा, एफडीआर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे, सीपैक जो है उसको आपने दोबारा क्या कहते हैं रीएक्टिवेट करने की जरूरत है। तो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, उसको हमें बेहतर और उसके अंदर इन्वेस्टर लेकर आने की जरूरत है हमें। राइट सर। अब्दुल्ला गुल साहब, लास्ट मिनट सर, कैसे वाइंड अप करेंगे? अब और हुकूमती नुमाइंदगान को कहूंगा खुदा के लिए पाकिस्तान को एनआरओ दे दें। सबको दे दिया, अब पाकिस्तान को भी एनआरओ दे दें। नहीं दे रहे ना, किसी को भी नहीं दे रहे, किसी को भी नहीं दिया उन्होंने। जो बात नहीं है वो मैं वो करना नहीं चाहता था। उन्होंने बिल्कुल सच कहा है कि हम एक बिल्कुल वॉल्केनो पे खड़े हैं और किसी टाइम भी जो है ये इरप्ट करेगा, कोई एक वाकया हो जाएगा और उस इवेंट की बुनियाद के ऊपर भूखे नंगे लोग जिन्होंने अपने रात के बच्चे उनके घर में भूख से मर गए हैं। एक आदमी जिसकी 20,000 रुपए अगर आप तनख्वाह लगा लें, 20,000 में 6 आदमी घर में रोटी खाने वाले हैं, सिर्फ रोटी लगाएं, 20 रुपए की एक रोटी है, 2 रोटियां वो एक वक्त बंदा खाता है और अगर 6 आदमी उसके घर में है और 3 वक्त का वो चलता है सिर्फ रोटी, मैंने इसमें प्याज भी तो 22,500 रुपया वो करता है। आप कैसे, क्या खुदा के लिए आप सिविल वॉर की तरफ मत धकेलें इस मुल्क को, आप जानबूझ के कर रहे हैं ये सारा कुछ, जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। मुबश्शिर साहब सर, लास्ट मिनट वाइंड अप कीजिएगा। मैं भी एडवाइस दूंगा इमरान खान साहब को कि अगर आपका इंटेंट है तो क्लियर है इंटेंट, तो उसमें आपको टीम बदलने में कोई हर्ज नहीं। और अगर आपको अपोजिशन से लोग उधार लेना पड़े तो वो भी ले लीजिए, लेकिन नजरसानी करें अपने फैसलों पर। ठीक हो गया, अपोजिशन से उधार लेने पड़े। चले मुबश्शिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त नशिस्त रही। शरस लोधी साहब बहुत शुक्रिया, आपसे पहली दफा गुफ्तगू हुई, अच्छा लगा सर, बड़ा डिटेल में आपने इन डेप्थ समझाया। नाज़रीन, आज कोशिश की हफ्ता के पहले दिन में जो मौजूद और जितने मेरे मेहमान हैं उनको मदऊ किया जाए और उनसे बात की जाए जो करंट सूरत हाल है। इंशाल्लाह कल किसी नए मौजू के साथ आपसे जो टॉप मोस्ट ऑफ कोर्स स्टोरी होगी उसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।